अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के हवाले से। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले 5-7 सालों से रिपीट होते जा रहे हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से याद करोगे तो चांसेस हैं कि इस साल भी इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आएंगे और आपके 20-30 मार्क्स आराम से हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिपीट करना अगर आपने ऑलरेडी याद किया है। अगर याद नहीं किया है तो इनको नोट डाउन करके आप अच्छे से याद कर देना। ऊपर से एक बात बताऊं कि ये जो नोट्स हैं ये आपको जेके स्टडी मटेरियल ऐप पे मिल जाएंगे। आप जल्दी से ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर सब एक जगह मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन जो है ये 2019 में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसको अगर आप चाहोगे तो आप आंसर को थोड़ा ब्रीफली भी लिख सकते हो, या अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म में भी लिख सकते हो। तो इसका क्या आंसर है? डेमोक्रेसी is a system of government where the people elect their leaders and participate in the decision making process. The different forms of democracy are direct democracy, representative democracy, parliamentary democracy, presidential democracy and social democracy. ठीक, डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का। यहाँ पर क्या होता है कि पीपल, जो लोग होते हैं, आम लोग, आम जनता जो होती है वो पार्टिसिपेट करते हैं और एक बंदे को इलेक्ट करते हैं। इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। इसमें जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आती हैं, सबसे पहले आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तीसरा आता है पार्लियामेंट्री, चौथा आता है प्रेसिडेंशियल एंड फिफ्थ आता है सोशल। ये 5 याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स इन्हीं के हैं, तो ये आप याद करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है डिफाइन सोवरेनिटी एंड एक्सप्लेन इट इज डिफरेंट टाइप्स। Sovereignty is the supreme power of the state to govern itself without interference from external sources. The different types of sovereignty are internal sovereignty, external, political, legal, popular and economic. ठीक, sovereignty क्या होता है? यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं कि ये एक सुप्रीम पावर होता है। कि ऊपर जो बैठे होते हैं लोग, जो नेता होते हैं, सब नेता होते हैं, उनके पास एक पावर होता है कि वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्सेस। उनको क्या कोई दबाव नहीं होता है, जैसा उनको ठीक लगेगा वैसा डिसीजन वो ले सकते हैं। इसमें जो डिफरेंट टाइप्स आते हैं, सबसे पहला आता है इंटरनल सोवरेनिटी, दूसरा आता है एक्सटर्नल, तीसरा आता है पॉलिटिकल, चौथा आता है लीगल एंड फिफ्थ आता है पॉपुलर एंड सिक्स्थ आता है इकोनॉमिक सोवरेनिटी। ये आप याद रखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया। द लेजिस्लेचर इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनैक्टिंग लॉज, डिस्कसिंग एंड डिबेटिंग इशूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, अप्रूविंग द बजट एंड ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। द इंडियन लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, द लोकसभा एंड राज्यसभा। लेजिस्लेचर क्या होता है? ये एक रिस्पॉन्सिबल इनैक्टिंग लॉज होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि डिबेटर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में वहाँ पर होता है जो लोकसभा या राज्यसभा में वो डिबेट्स होते हैं। वो किस बारे में होते हैं कि जो इंडिया की ग्रोथ है, कि बजट अप्रूव करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए जो पैसे लगते हैं उसको वहीं पर एक्सेप्ट करता है, लेकिन अप्रूव करता है। एंड ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें क्या देखा जा सकता है लोकसभा एंड राज्यसभा में क्या क्या देखा जाता है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रहा है, किसी जगह कुछ चोरी तो नहीं हो रही है या कुछ और ऐसा नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। तो ये काम किसका होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा में। इसमें मेंबर्स भी कितने होते हैं ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, 2021 में भी आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये आप याद करना, इस साल भी इसके चांसेस आने में हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट एंड एक्सरसाइजेस पावर्स एंड फंक्शंस लाइक अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर की ऑफिशियल्स, summoning and proroguing sessions of parliament, addressing the nation on important issues and granting pardons and reprieves to convicted persons। ठीक, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ये क्या होता है? ये एक हेड होता है स्टेटस का। कि इसके पास पावर्स होते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी, और जो अदर की ऑफिशियल्स होते हैं कि जो ये होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, उनको ये अपॉइंट करने के लिए होता है। ठीक, दूसरा चीज़ क्या होता है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको जो सज़ा देनी होती है तो वो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है कि उसको क्या सज़ा दे सकते हैं हम। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि
कि हैं, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, एक्सप्लेन एनी 3 फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कि जो आम लोगों के लिए राइट्स होते हैं कि लाइक राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम या राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ये फ्रीडम्स जो होते हैं इन्हीं को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसी में हमें बोलना है एक्सप्लेन एनी 3 फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, राइट टू इक्वलिटी क्या होता है कि अगर दुनिया में लाइक दुनिया इन द सेंस कि अगर कंट्री में सब लोग हैं तो सब लोग बराबर हैं, कोई बड़ा या कोई नीचा नहीं है, लाइक गवर्नमेंट के हिसाब से कोई पुअर नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सब एक जगह हैं। ठीक, दूसरा होता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब होता है कि अगर आप कुछ कहना चाहोगे गवर्नमेंट के खिलाफ, लाइक उस हिसाब से नहीं, अगर आप क्रिटिसाइज किसी को करोगे, अगर कोई काम गलत कर रहा है तो उसको आप बताओगे कि ये काम गलत कर रहे हो, तो इसको कहते हैं राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन। एंड चौथा होता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा होता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, प्रोहिबिटेड फोर्स्ड लॉ एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें क्या होता है कि प्रोहिबिट करता है, लाइक कि इसको रोकते हैं कि अगर कोई किसी जगह कोई क्या हो रहा है कि किसी पे ज़बरदस्ती हो रहा है तो उसके खिलाफ कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द कंट्री। इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स, इंटरप्रेटिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंश्योरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो कहाँ पर है, वो दिल्ली में है। ठीक, यहाँ ये एक हाई कोर्ट होता है, लाइक यहाँ पर सब डिसीजन लेते हैं। अगर कोई बड़ा जुर्म किया है किसी ने, किसी नेता ने भी अगर कोई जुर्म किया है तो उसको भी सज़ा कहाँ पर सुनाई जाती है, यहीं पर हाई कोर्ट में। यहाँ पर जो सुप्रीम जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करता है जजेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करता है। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन इंडिया। Federalism is the system of government where power is divided between the central government and the state government in India. The constitution provides for a federal structure where the central government has the power to make laws on matters of national importance, while the state governments have the power to make laws of matters of local and state importance। ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको भी आप अच्छे से याद करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स, एक्सप्लेन देयर रोल इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स आर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर ए कॉमन इंटरेस्ट एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस। प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं लाइक कि अगर लोग जुमा हो जाएंगे, यहाँ पर अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो जो लोग होते हैं वो एक ही मुद्दे पे बात करते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बाय रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड एक्टिंग एज चेक ऑफ गवर्नमेंट्स पावर। ये क्या काम करते हैं, लाइक ये इलेक्ट करने में भी मदद करते हैं, कोई डिसीजन लेना है उसमें भी ये लोग मदद करते हैं। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है डिस्कस द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। The electoral process in India involves the conduct of elections to elect representatives to the Lok Sabha and Rajya Sabha and the state legislative assemblies। जो electoral process मतलब क्या होता है कि जो elections होते हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ पर representatives को elect किया जाता है, लाइक जो लोक सभा में representatives होते हैं और राज्यसभा में एंड legislative assemblies में इनको elect किया जाता है बाई लोगों को, जो लोग वोट करते हैं उसी से ये इलेक्ट हो जाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर एसेंशियल टू डेमोक्रेसी एज दे इंश्योर दैट सिटीजंस हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी एक बंदे को, लाइक अगर हम कश्मीर में देखेंगे तो कश्मीर में हम एक बंदे को चूज करेंगे, लाइक हम इलेक्ट करेंगे, वोटिंग करेंगे, वहाँ पर एक बंदा फिर लास्ट पे जीतेगा, तो उससे क्या वो बंदा क्या करेगा, फिर वो लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पर वो कोई डिसीजन लेगा इंडिया के लिए। तो वो क्या आया, वो जो हमने एक बंदा चूज किया वो बंदा हमारी तरफ से जाता है वहाँ पर। तो एक एग्जाम्पल है कि हिसाब से समझ सकते हैं हम कि हमारी बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है explain the concept of secularism in the Indian context। Secularism is the Indian context means that the state does not promote or discriminate against any particular religion। State secularism क्या होता है, लाइक यहाँ पर एक ये secularism मीन्स होता है कि अगर इंडिया में कोई रिलीजन ऐसा नहीं होता है कि एक रिलीजन को ज़्यादा भाव देंगे दूसरे रिलीजन को कम भाव देंगे। ये क्या होता है कि फ्रीडम होता है हर रिलीजन के लिए कि कोई भी रिलीजन कहीं भी रह सकता है, लाइक कोई भी बंदा अगर मुस्लिम है, हिंदू है, वो कहीं भी रह
सकता है, ये सबके लिए फ्रीडम है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि है व्हाट इज सोशलिज्म, एक्सप्लेन द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। सोशलिज्म इज a political and economic ideology that advocates for public ownership of the means of production and distribution of goods and services. The socialist model of development seeks to promote social welfare and equality by ensuring that the benefits of economic growth are shared इक्वली अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर क्या होता है, सोशलिज्म इन द सेंस कि अगर कोई ऊपर से फंड्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो इक्वली डिवाइड होते हैं, लाइक हर सोसाइटी में वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। मीडिया प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेसी बाय इन्फॉर्मिंग सिटीजंस ऑफ इन्फॉर्मिंग इवेंट्स एंड इशूज, एक्टिंग ऑन वॉचडॉग ऑन द गवर्नमेंट एंड फैसिलिटेटिंग पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशन। जो मीडिया होता है, मीडिया मतलब कि जो हम मीडिया चैनल्स देखते हैं, लाइक BBC न्यूज़, ये न्यूज़ चैनल जो होती हैं, उनका क्या काम होता है कि ये क्रूशल रोल करते हैं अदर डेमोक्रेसी में। लाइक इनका क्या क्या होता है कि सबसे पहले ये इन्फॉर्म करते हैं लोगों को कि कुछ क्या, लाइक इवेंट्स जो होते हैं, डे बाय डे जो इवेंट्स होते हैं, कोई न्यूज़ होती हैं, ये शेयर करते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है कि अगर कोई इशू है तो उस पर ये डिबेट भी करते हैं। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि हम ट्रेड करते हैं ग्लोबली, लाइक यहाँ पर इंडिया का कोई बंदा जाएगा कहाँ पर, चाइना में, या जाएगा USA में, वहाँ पर वो कुछ सीखेगा, वहाँ पर ट्रेड करेगा, लाइक हम इक्वली कनेक्टेड रहते हैं। USA के इम्पोर्टर्स यहाँ पर आएंगे, लाइक वहाँ पर जो चीज़ बन जाते हैं, गुड्स बन जाते हैं, वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर कोई चीज़ मिकदार में ज़्यादा बन रहा है तो वो हम एक्सपोर्ट करेंगे USA में या कोई और कंट्री में। तो इससे क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ती है। इसका क्या क्या फ़ायदा रहता है, सबसे पहले अगर कोई टेक्नोलॉजी USA में जल्दी हो गई तैयार, तो वो टेक्नोलॉजी हम यहाँ वहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं, लाइक इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ के लोग उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर कोई चीज़ नया बन जाता है तो वो कहाँ पर जाएगा, USA में। इससे क्या होता है कि पूरा दुनिया जो है वो इंटरकनेक्टेड रहता है। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे, लाइक इंडियन इकोनॉमी इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी बाय ओपनिंग अप न्यू मार्केट्स फॉर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज। इम्पैक्ट मतलब होता है कि क्या फ़ायदा पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर नए नए गुड्स तैयार हो जाते हैं, लाइक नए नए फैक्ट्रीज बन जाती हैं, उससे क्या होता है कि जॉब्स क्रिएट होते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लाइक यहाँ पर अगर कोई कंपनी खुलेगी तो USA का कोई बंदा आएगा, वो इन्वेस्ट करेगा इस कंपनी में, तो ये कंपनी जो है ये ग्रो करेगी। ये फ़ायदा होता है ग्लोबलाइजेशन का। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि है व्हाट इज टेररिज्म, डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म ऑन सोसाइटी। टेररिज्म इज द यूज ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन फॉर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल पर्पसेस। द कॉज ऑफ टेररिज्म आर कॉम्प्लेक्स एंड इंक्लूड फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी, पब्लिक इंस्टेबिलिटी एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। जो टेररिज्म होता है ये क्या होता है, ये एक वायलेंस क्रिएट करता है, लाइक एक ग्रुप होता है या एक बंदा होता है जो वायलेंस क्रिएट करता है। वो किस वजह से वायलेंस क्रिएट करता है, लाइक टेररिज्म कैसे बनता है, वो सबसे पहले या तो होता है पुअर होता है, लाइक पुअर्टी होती है। दूसरा चीज़ क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लाइक कि पॉलिटिकली जो होते हैं, ये पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है वो इंस्टेबिलिटी होता है, लाइक वो उतना स्टेबल नहीं होता है। तीसरा चीज़ क्या होता है कि अगर कोई रिलीजन, किसी रिलीजन के हिसाब से कोई टेररिज्म बनता है। टेररिज्म हैज़ ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इंक्लूडिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फियर एंड एंजाइटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसमें क्या आता है, सबसे पहले तो अगर इसके नुकसान हम देखेंगे तो नुकसान क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कि फियर बढ़ जाता है, लोगों में डर बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि लोगों की जानें जाती हैं। तीसरा चीज़ क्या होता है, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होता है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी। Civil society plays a critical role in promoting democracy by representing the interest of citizens, holding the government accountable and promoting democratic values like freedom of speech, equality। ठीक, सिविल सोसाइटी का ये रोल होता है, लाइक ये प्रमोट करता है डेमोक्रेसी का, लाइक राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वलिटी। अगर ये कानूनों में है कि किसी को राइट टू स्पीच है, लेकिन वो अगर कुछ बोलता है किसी के खिलाफ तो उसको सज़ा दी जाती है, तो इसको कहते हैं कि यहाँ पर सिविल सोसाइटी इसकी हेल्प करता है। आई होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।